स्वाद पाने में सक्षम ही नहीं है, या उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, या आरएसएस की अपनी सोच ही नहीं है वहां तक जा पाए। इसीलिए बंगाल की राजनीति उसको लगता है कि वोटरों का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हो सकता है। असम के भीतर भी कुछ इसी अंदाज में है, और बंगाल के भीतर राजनीतिक जमीन अगर वामपंथियों को सुपड़ा साफ करते हुए बीजेपी उसमें घुसी है, तो वो ये मानकर चलती है कि उसने खुद को हिंदुत्व के तौर पर रखा है। और शायद यही वो वजह है जहां पहली बार शुभेंदु अधिकारी बात बोलते बोलते चले गए कि प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ होंगे, और यहां तक कि अब माइनॉरिटी सेल भी खत्म कर देना चाहिए, यह सुनना चाहिए। हिंदू বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। इस देश के भीतर में अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों की तादाद तकरीबन 14-15% है। महाराष्ट्र के भीतर यह 11.5% है। बिहार में यह लगभग 16-17% है। उत्तर प्रदेश में लगभग यह 19-20% है। बंगाल के भीतर यह लगभग 27% है। और शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी अब खुले तौर पर अगर इसका ऐलान करने लगे हैं कि दरअसल मुस्लिमों की वजह से वह जिस कैरेक्टर को या जिस चरित्र को या जिस परसेप्शन को राजनीतिक तौर पर बंगाल के भीतर लाना चाहते हैं, वो अलग अलग जगहों पर मुस्लिमों की एकजुटता से अगर उन्हें लाभ राजनीतिक तौर पर नहीं मिल पा रहा है, तो अब खुला ऐलान हो जाना चाहिए। यानी समाज के भीतर हम किसे पसंद करते हैं राजनीतिक तौर पर और किसे नहीं करते हैं, इसका एक हिस्सा तो वोटिंग के दौर में या कहें टिकटों को बांटने के वक्त नजर आया, जो बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट इस देश में नहीं दिया, खासतौर से 2014 के बाद से। नई परिस्थिति यह है कि अब हम उनके साथ खड़े भी नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब जिक्र करते हैं इस बात को लेकर कि हम तो कभी देखते ही नहीं हैं लाभार्थियों को, जब घर बांटे जा रहे हों, जब उज्ज्वला योजना चल रही हो, जब जनधन चल पड़ा हो, जब किसान सम्मान निधि चल पड़ा हो, तो उसमें ना जाने कितने मुसलमान आए होंगे। लेकिन सवाल है, अब ये एक आखिरी लड़ाई की दिशा में बीजेपी बढ़ना चाहती है, और इसीलिए हिंदी पट्टी में वह मुस्लिमों को साथ लेना चाहती है, लेकिन जिन जगहों पर प्रभाव मुस्लिमों का है वहां पर वो सीधे सीधे वोट बैंक में एक मोटी लकीर खींचना चाहती है। और इसको खुले तौर पर असम के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि देखिए, हमारे यहां 40% उन इलाकों में हो गए मुसलमान जहां 1951 में 11-12% थे। हालांकि सेंसस के हिसाब से असम में तकरीबन 34-35% मुस्लिम है। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। असल में असम हो या बंगाल हो, इस परिस्थिति को अब समझने की जरूरत है कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर अंदर से हिल चुकी है, और उसके हिलने की वजह राहुल गांधी ने जो सीधे हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर चोट किया, प्रधानमंत्री पर नाम लेकर चोट किया, संघ परिवार को दायरे में लिया, कटघरे में खड़ा किया, वह भी हिंदुत्व को लेकर, और पार्लियामेंट के भीतर वो भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे हों या फिर अलग अलग धर्मों के जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र कर रहे हों कि नफरत और हिंसा से इतर हिंदू समाज है। दरअसल इसने उस नींव पर हमला किया है जो राजनीतिक तौर पर बरसों बरस से बीजेपी जिस पर खड़ी हुई, और राजनीतिक तौर पर उसने अपने परसेप्शन को इस देश में फैलाया और बढ़ाया। तो क्या पहली बार बीजेपी के 4-5 दशकों की उस राजनीति का अंत इस दौर में आकर खड़ा हो गया है?
जिन आधारों पर वो खड़ी हुई थी और उसका सबसे बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश में होना है, जहां पर पहली बार एक तरफ राहुल गांधी जिस राजनीति को आगे ले जा रहे हैं वो दरअसल भारत के भीतर में उस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में है जहां पर इस देश के लोगों की भागीदारी मुख्य धारा के साथ कैसे हो सकती हो और इसको कोई बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में सत्ता होती नहीं है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के समीकरणों के आश्रय पीडीए की अहमियत बार बार समझाते हुए संविधान और कानून का जिक्र कर रहे हैं, उसकी काट बीजेपी के पास है नहीं। तो इसीलिए क्या अपनी अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए या फिर डूबती हुई बीजेपी को उबारने के लिए अलग अलग राजनीतिक प्रयोग करते हुए अलग अलग नेताओं की कहीं ना कहीं गद्दी से उनको हटाने की सोच इस दौर में चल पड़ी है, या फिर एक ऐसी सोच बीजेपी के भीतर आ गई है जहां पर सबको पता है कि राजनीतिक तौर पर अभी भी उनके सामने एक ही चेहरा है, एक ही सत्ता है, उसके आश्रय वो देश पर कभी भी काबिज हो सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग राज्यों के नेताओं को बचाने में ही जुटे रहे तो उसका पूरा हमला मोदी सत्ता पर होगा। तो क्यों नहीं मोदी सत्ता के साथ खड़े होकर उस राजनीति को साधा जाए जो कि इस देश की राजनीति को बीजेपी के अनुकूल कर सके। दो बड़े सवाल हैं, क्या वाकई बीजेपी सफल हो पाएगी जिस रास्ते वो चल पड़ी है? आज वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने जिम्मेदारी ली, ठीक उसी तर्ज पर देवेंद्र फडणवीस ने भी महाराष्ट्र की हार की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जिनके चेहरे के आश्रय और उनकी 23 साल की राजनीतिक सत्ता के आश्रय एक भी दाग करप्शन का उनके ऊपर नहीं है। इसका जिक्र उन्होंने चुनाव से ऐन पहले संसदीय या सांसदों के साथ बैठक में कहा था कि जाके लोगों को बताइए कि 23 बरस से हम सत्ता में हैं और एक भी करप्शन का दाग हमारे दामन पर नहीं है। और दूसरी तरफ 400 पार का नारा भी दिया था, चेहरा भी एक ही था, हर राज्य में रैली भी उन्हें ही करनी थी और किसी भी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री और उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी कहीं नहीं थी, वो शून्य के समान थी। सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा था, कागज पर भी और पैसे के तौर पर भी, यानी प्रचार प्रसार के खर्चे से लेकर प्रचार प्रसार के तरीके तक दिल्ली से तय हो रहे थे। लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग जगहों पर इसलिए दिलाई जा रही है क्योंकि दिल्ली की सत्ता बरकरार रहे और कार्यकर्ताओं के भीतर मैसेज ये रहे कि नेता तो एक ही है। लेकिन पहली बार राहुल गांधी की रणनीति ने उसी नेता की नींव पर सेंध लगा दी है और जिन मुद्दों को उन्होंने जनता के जरिए उठाया है उसका राजनीतिक प्रयोग अखिलेश यादव यूपी में कर रहे हैं। इसलिए इस जंग के बीच जिस रास्ते अखिलेश और राहुल की राजनीति अब आपको इस 10 उपचुनाव के भीतर नजर आएगी वो चौंका सकती है। और इस राजनीति का अगला कदम गुजरात में 1 अगस्त से आपको नजर आएगा, ठीक उसी तर्ज पर जैसे आज हरियाणा में वहां पर पैदल मार्च दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। तो फिर गुजरात की गलियों से भी गुजरा जाएगा और वहां पर क्या प्रियंका गांधी गुजरेगी, यह भी सवाल है। यह सारे सवालों के बीच का आखिरी सवाल यही है, इस दौर में सवाल लखनऊ और दिल्ली का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की उस राजनीति के उस चोट का है जिसमें बीजेपी फंस चुकी है। और फंसी हुई बीजेपी अपनों से ही लड़ रही है, अपनों को ही गिरा रही है और यह परिस्थिति बीजेपी के भीतर पहली बार आई है। शायद इसीलिए यह नज़ारा बीजेपी में हड़कंप मचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।